अगले ही दिन अस्पताल में हर शख्स की नजर सिर्फ बारी पर टिकी हुई थी। परिशे पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जबकि मीनाल भी अपने भाई की हालत देखकर अंदर से टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने साफ अल्फाज में सबको हिदायत दी थी कि अब बारी को किसी भी किस्म का ज़हनी दबाव नहीं दिया जाएगा, वरना उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। सुबह के वक्त अचानक बारी की उंगलियां हल्की सी हिलती है। यह देखकर परिशे फौरन उसके करीब झुकती है और रोते हुए कहती है, बारी प्लीज आंखें खोलिए। मीनाल भी भागते हुए डॉक्टर्स को बुलाने चली जाती है। कुछ लम्हों बाद बारी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है। सामने परिशे को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह कमजोर आवाज में कहता है, परिशे तुम सच में यहां हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? परिशे फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं बारी, ये ख्वाब नहीं है, मैं आपके साथ हूं और अब कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बारी की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। वह टूटे हुए लहजे में कहता है, मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। परिशे उसकी तरफ देखते हुए जवाब देती है, हम दोनों ने बहुत तकलीफें सहली हैं बारी, अब और नहीं। ये सब दूर खड़े शियान साहब भी देख रहे होते हैं। अपने बेटे की हालत देखकर पहली बार उन्हें अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगता है। इसी दौरान अस्पताल के बाहर नबील अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाता है। जबेदा ने उन्हें फौरन अस्पताल आने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही नबील कमरे में दाखिल होकर परिशे को बारी का हाथ थामे देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह गुस्से में कहता है, तो यह सच है, तुम आज भी सिर्फ बारी से मोहब्बत करती हो? परिशे अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और मजबूत आवाज में कहती है, हाँ नबील, मैं सिर्फ बारी से मोहब्बत करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की उसे भूल जाऊं, लेकिन मैं नहीं भूल सकी। यह सुनकर जबेदा और दादी दोनों हैरान रह जाती हैं। नबील गुस्से और दर्द में कहता है, फिर तुमने मुझसे मंगनी क्यों की? मेरी जिंदगी के साथ खेल क्यों खेला? परिशे रोते हुए जवाब देती है, मैं मजबूर थी, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। जब नबील को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह कुछ देर खामोश खड़ा रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, अगर मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते कभी खुशियां नहीं देते। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। परिशे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि बारी पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शियान साहब के दुश्मनों ने उनकी कंपनी के खिलाफ ऐसा खेल शुरू कर दिया था जिससे सिर्फ उनका कारोबार ही नहीं बल्कि पूरा खानदान खतरे में पड़ सकता था। शियान साहब अभी अपने बेटे को होश में देखकर थोड़ा सुकून महसूस ही कर रहे होते हैं कि अचानक उनके फोन पर एक कॉल आती है। जैसे ही वह कॉल रिसीव करते हैं, दूसरी तरफ से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, शियान साहब, अब आपके गुनाहों का हिसाब शुरू होने वाला है। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबरा कर पूछते हैं, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लेकिन सामने वाला सिर्फ हंसता है और कहता है, आपने दूसरों की जिंदगी से खेलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। इतना कहकर कॉल कट जाती है। शियान साहब गहरी परेशानी में डूब जाते हैं। उन्हें फौरन अपने उस पुराने मैनेजर की याद आती है जिसे उन्होंने नौकरी से निकाला था। अब उन्हें शक होने लगता है कि शायद यह सब उसी का खेल है। इधर अस्पताल के कमरे में अचानक पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। बारी कमजोर हालत में बेड पर लेटा अपने बाप को देख रहा होता है, जबकि शियान साहब के माथे पर पसीना साफ नजर आने लगता है। पुलिस ऑफिसर सख्त लहजे में कहता है, मिस्टर शियान, हमारे पास आपके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकियों और अख्तियारात के गलत इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ ताउन करें। यह सुनते ही मीनाल गुस्से से अपने बाप की तरफ देखती है और कहती है, डैड, आखिर आपने हमें किस दलदल में धकेल दिया? शियान साहब टूटे हुए लहजे में कहते हैं, मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया। बारी फौरन गुस्से से कहता है, यह मोहब्बत नहीं थी डैड, यह जुल्म था। अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते तो मेरी खुशी मुझसे कभी ना छीनते। परिशे खामोशी से बारी के पास खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि एक बाप की गलतियों ने पूरे खानदान को बिखेर कर रख दिया है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर एक फाइल शियान साहब के सामने रखते हुए कहता है, आपके साबिक मैनेजर ने तमाम रिकॉर्ड हमें दे दिए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स, मैसेज, सब कुछ। यह सुनकर शियान साहब के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। मीनाल रोते हुए कहती है, आपने सिर्फ बारी और परिशे की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि हमें भी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। पहली बार शियान साहब अपनी औलाद के सामने पूरी तरह बेबस दिखाई देते हैं। वह आहिस्ता से बारी के करीब आते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। बारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खामोश रहता है, क्योंकि उसके दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत भी थी और बेहद दर्द भी। इतने में डॉक्टर कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, मरीज को आराम की जरूरत है, आप लोग ज्यादा जहनी दबाव ना दें। परिशे फौरन बारी के पास बैठ जाती है और उसका हाथ थामकर धीमी आवाज में कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा बारी, मैं आपके साथ हूं। बारी पहली बार हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन उसी लम्हे अस्पताल के बाहर मीडिया वालों का हुजूम जमा होना शुरू हो जाता है। न्यूज चैनलों पर शियान साहब की गिरफ्तारी की खबरें चलने लगती हैं। इधर कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगते हैं और उनके दुश्मन इस मौके का फायदा। खानदान पहले ही टूट चुका था और अब उनकी इज्जत और कारोबार भी खतरे में पड़ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात परिशे के फोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आता है, अगर तुमने बारी से शादी की
तो बारी को हमेशा के लिए खो दोगी। यह मैसेज पढ़ते ही परिशे के हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगती है, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से दूसरा मैसेज आता है। बारी की जिंदगी खतरे में है।